आज हम देखेंगे याइबा समुराई लेजेंड का एपिसोड 2। और फिर अगले दिन अब सुबह सुबह को ओनीमारू मैसेज में अपनी बड़ी बहन से बात कर रहा है और इसकी बड़ी बहन भी ओनीमारू की तरह एक केंडो प्लेयर है। और मैसेज में ओनीमारू अपनी बड़ी बहन से कहता है कि नेशनल चैंपियनशिप आने ही वाली है और मैं दोबारा नेशनल चैंपियन बन के रहूंगा। और फिर अब स्कूल के अंदर याइबा सयाका से चिपका हुआ है और सयाका याइबा को वापस घर जाने के लिए कह रही है, जिस वजह से याइबा सयाका को गुस्से में चिढ़ाते हुए भागने लगता है और अचानक ओनीमारू से टकरा जाता है और कहता है, और ये तुम हो और तुम्हारा नाम है, तुम्हारा क्या नाम है? ओनीमारू कहता है, मेरा नाम ओनीमारू है। याइबा कहता है, हाँ तुम ओनीमारू हो और अब तुम मेरे साथ डुएल करो। लेकिन ओनीमारू जाते हुए कहता है, भला मैं तुम जैसे कमजोर इंसान के साथ डुएल क्यों करूंगा, और अगर मैं तुम जैसे लोगों के साथ डुएल करूंगा तो मेरे स्किल्स भी बेकार हो जाएंगे। ये सुनकर याइबा को ओनीमारू के ऊपर गुस्सा आता है और ओनीमारू के ऊपर पीछे से हमला करता है, लेकिन ओनीमारू याइबा का बैलेंस खराब करके उसे जमीन पर गिरा देता है और कहता है, तुम अगर 10 साल प्रैक्टिस और करोगे तो हो सकता है कि तुम मेरा मुकाबला करने के लायक बन जाओ। ओनीमारू की बात सुनकर याइबा अब काफी ज्यादा इरिटेट हो चुका है और सयाका याइबा से कहती है, ओनीमारू इस समय नेशनल्स की तैयारी कर रहा है, जिस वजह से वो सिर्फ उसी के ऊपर फोकस करना चाहता है और मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे साथ मुकाबला करना इस समय उसके लिए इम्पोर्टेंट है। लेकिन इस समय याइबा के दिमाग में एक खुराफाती आइडिया आया है और याइबा कहता है, मेरे पास एक कमाल का आइडिया है। फिर सीन शिफ्ट होता है और अभी केंडो की प्रैक्टिस का टाइम हो चुका है, लेकिन ओनीमारू अपने बैग के अंदर देखता है कि उसकी केंडो की यूनिफॉर्म गायब है और बैग के अंदर से एक लेटर निकलता है जिसमें लिखा हुआ है, बेवकूफ ओनीमारू, ये मैं हूँ याइबा। और अब ओनीमारू को याइबा के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है, जिसके बाद ओनीमारू अपनी यूनिफॉर्म ढूंढने लगता है और ओनीमारू को अपना ग्लव जमीन पर पड़ा हुआ मिलता है। और जैसे ही ओनीमारू अपना ग्लव उठाता है वैसे ही एक पानी की बाल्टी ओनीमारू के ऊपर गिरने लगती है, क्योंकि ये ग्लव एक धागे से इस बाल्टी से बंधा हुआ था। लेकिन ओनीमारू भी छलांग मारकर बाल्टी के नीचे से हट जाता है और कहता है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारे ये बचकाने ट्रिक्स मेरे ऊपर काम करेंगे? और फिर ओनीमारू आगे बढ़ने लगता है और ओनीमारू को अपना आर्मर दिखता है, लेकिन इसे उठाने से पहले ही ओनीमारू का पैर एक धागे से टकरा जाता है, जिसकी वजह से ट्रैप एक्टिवेट हो जाता है और काफी सारे लॉकर्स ओनीमारू के ऊपर गिरने लगते हैं। लेकिन ओनीमारू स्लाइड मारकर इनसे भी बच जाता है। लेकिन जैसे ही ओनीमारू अपना आर्मर उठाता है वैसे ही एक तीर जमीन के अंदर से निकलता है और ओनीमारू के गाल को छूता हुआ निकल जाता है, जिसके बाद ओनीमारू कहता है, लगता है कि चीजें काफी सीरियस हो चुकी हैं। और इस समय याइबा छत के ऊपर ओनीमारू का इंतजार कर रहा है और इंतजार करते करते याइबा काफी बोर हो चुका है। और तभी ओनीमारू यहाँ पर आ जाता है और कहता है, बच्चे अब प्यार से मुझे मेरा फेस गार्ड लौटा दो। याइबा कहता है, तो क्या तुम अब मुझसे फाइट करोगे? ओनीमारू कहता है, मुझे मेरी बात दोहराने पर मजबूर मत करो और मैं तुम जैसे फालतू इंसान के साथ फाइट नहीं करने वाला। याइबा कहता है, अगर ऐसा है तो तुम्हें इसकी जरूरत नहीं होगी। और याइबा फेस गार्ड को छत से नीचे फेंक देता है और ओनीमारू इसको कैच करने के लिए आगे भागता है, लेकिन याइबा इसके आगे टांग अड़ा देता है। लेकिन उसके बावजूद भी ओनीमारू उछलकर फेस गार्ड को कैच कर लेता है और बिल्डिंग के ऊपर से स्लाइड मारते हुए पेड़ से लटकते हुए ओनीमारू जमीन के ऊपर लैंड कर जाता है। और फिर याइबा को देखकर मुस्कुराता है और अचानक खड्डे के अंदर गिर जाता है, क्योंकि ये भी याइबा का एक ट्रैप है। और याइबा फिर ऊपर से कहता है, क्या अब तुम मुझसे फाइट करोगे? ओनीमारू कहता है, तुम्हारे इस तरीके से भीख मांगने से मैं तुमसे फाइट नहीं करूंगा। याइबा कहता है, अगर ऐसा है तो ये लो फिर। और याइबा ओनीमारू के ऊपर काफी सारी बॉल्स गिरा देता है और इस गड्ढे को एक रोलर से कवर करके चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और इस समय ओनीमारू हर सुबह की तरह अपने कबूतरों को खाना खिला रहा है, लेकिन इस समय ओनीमारू को याइबा के ऊपर बहुत गुस्सा आ रहा है और कहता है, अगर तुम मुझसे लड़ना चाहते हो तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि लड़ाई क्या होती है। लेकिन जैसे ही ओनीमारू नोटिस करता है कि इसके कबूतर डर चुके हैं, ओनीमारू अपने कबूतरों से माफी मांगता है। और ओनीमारू के घर के ऊपर इस समय सोनोसुके उड़ रहा है और सोनोसुके याइबा का पीछा करते करते यहाँ तक पहुँच चुका है। लेकिन इतना लंबा सफर करने के बाद सोनोसुके की हालत खराब हो चुकी है और ओनीमारू फिर जल्दी से याइबा को पीटने के लिए सयाका के घर पहुँचता है और सयाका बताती है कि याइबा इस समय घर पर नहीं है। और ओनीमारू कहता है, तो तुम्हें उसको घर पर बांध के रखना चाहिए जिससे वो यहाँ से भाग ना पाए। ये कहते हुए ओनीमारू का पैर कागेतोरा की पूंछ पर पड़ जाता है और ओनीमारू कागेतोरा को देखकर डर जाता है, क्योंकि कागेतोरा एक टाइगर है। और कागेतोरा फिर ओनीमारू पर हमला करने के लिए आगे भागता है और ओनीमारू भी कागेतोरा के ऊपर काउंटर अटैक करके कागेतोरा को चित कर देता है। तभी यहाँ पर सयाका की दादी आ जाती हैं और कहती हैं, लड़ना बंद करो
और बच्चे, अभी तुम्हें और बहुत कुछ सीखना है। और क्या तुमको सही में ऐसा लगता है कि एक तलवारबाज इस तरीके से बिहेव करता है? लेकिन जैसे ही ओनीमारू दादी को चुप रहने के लिए कहता है, दादी उछलकर ओनीमारू की तलवार पर खड़ी हो जाती हैं और कहती हैं, तुम काफी गुस्सैल हो, लेकिन इतने से काम नहीं चलने वाला और तुम्हें अभी बहुत कुछ सीखने की जरूरत है अगर तुम तलवार का तरीका सीखना चाहते हो तो। ये सुनकर ओनीमारू को दादी के ऊपर गुस्सा आता है और दादी तलवार से नीचे उतरकर कहती हैं, मैं वो इंसान नहीं हूँ जिसे तुम हराना चाहते हो और याएबा ने कहा था कि वो तुम्हारे घर की तरफ जा रहा है। ये सुनते के साथ ओनीमारू अपने घर की तरफ दौड़ता है और फिर सयाका कहती है, याएबा हर समय बस प्रॉब्लम ही क्रिएट करता है और अब उसे ओनीमारू से पिटाई खाने की जरूरत है। दादी कहती हैं, असली सवाल तो ये है कि कौन किसको पीट पाता है। और फिर जब याएबा ओनीमारू से लड़ने के लिए उसके घर पहुंचता है तो इस समय सोनोसुके ओनीमारू के कबूतर के पिंजरे में घुसकर खाना खा रहा है। और जैसे ही सोनोसुके और याएबा एक दूसरे को देखते हैं वैसे ही ये दोनों काफी खुशी के साथ एक दूसरे से मिलते हैं। और फिर जब ओनीमारू अपने घर की तरफ जा रहा होता है तब वो देखता है कि ऊपर याएबा सोनोसुके के ऊपर बैठकर उड़ रहा है और तभी अचानक ओनीमारू के ऊपर एक कबूतर का पंख गिरता है, जिसे देखकर ओनीमारू काफी परेशान हो जाता है। और ओनीमारू फिर जल्दी से अपने घर पहुंचकर देखता है कि कबूतर का पिंजरा बुरी तरीके से उजड़ चुका है और ओनीमारू के कबूतर दूर जाकर छुपे हुए हैं और बहुत ज्यादा डरे हुए हैं। और ओनीमारू को इससे ऐसा लगता है कि ये भी याएबा की कोई ट्रिक है। और दूसरी तरफ जब याएबा घर पहुंचता है तो देखता है कि ओनीमारू ने कागेतोरा को पीट दिया है, जिस वजह से याएबा को भी अब ओनीमारू पर बहुत गुस्सा आ रहा है और अब ये दोनों ही एक दूसरे को बहुत बुरी तरीके से पीटना चाहते हैं। और ये दोनों एक दूसरे को ढूंढने के लिए निकलते हैं और जैसे ही इन दोनों का सामना होता है वैसे ही ये दोनों लड़ना चालू कर देते हैं और याएबा ओनीमारू के मुंह पर लात मार देता है, जिसके बाद ओनीमारू कहता है, चीटर अपनी तलवार से फाइट कर। और फिर ये दोनों लड़ते जाते हैं, बाजार की सारी दुकानों के अंदर लड़ाई करते हैं और फिर लड़ते लड़ते एक बस के ऊपर पहुंच जाते हैं। और याएबा इस फाइट में बस तलवार का इस्तेमाल नहीं कर रहा बल्कि जीतने के लिए हर ट्रिक का इस्तेमाल कर रहा है। और याएबा की नजर साइड में एक टेम्पो पर पड़ती है और याएबा उस टेम्पो पर चढ़ जाता है और उस टेम्पो के ऊपर रखे हुए लकड़ी के फट्टे ये ओनीमारू के ऊपर फेंक फेंक कर मारता है। लेकिन अचानक ओनीमारू देखता है कि याएबा उसकी आंखों के सामने से गायब हो चुका है, क्योंकि इस समय याएबा फट्टे से चिपक कर ओनीमारू के पीछे आ चुका है और ओनीमारू के ऊपर सरप्राइज अटैक करता है। लेकिन ओनीमारू इस अटैक को ब्लॉक कर लेता है, लेकिन याएबा ओनीमारू के सर पर काट लेता है, जिससे ओनीमारू के सर से खून निकलने लगता है। और फ्रस्ट्रेशन में ओनीमारू अपनी तलवार घुमाता है, लेकिन याएबा उछलकर ये अटैक डॉज कर लेता है और ओनीमारू के मुंह पर काउंटर अटैक करता है। और ये हिट पड़ते के साथ ओनीमारू अपने घुटनों पर आ जाता है और ओनीमारू के हाथ से उसकी तलवार छूट जाती है। और मैच जीतने की खुशी में याएबा खुशी से उछलने लगता है और अचानक एक बोर्ड से टकरा जाता है। फिर अगले सीन में याएबा की सयाका से मरहम पट्टी होने के बाद दादी याएबा से कहती हैं, मुझे सब कुछ पता चल चुका है, लेकिन जीतने के लिए दांत से काटना सही नहीं है। याएबा कहता है, जीत तो आखिर जीत होती है। दादी कहती हैं, बच्चे अगर तुम बिना चीटिंग के नहीं जीत सकते तो इसका मतलब ये है कि तुम ये मैच नहीं जीते हो। दादी की बात सुनकर याएबा को ओनीमारू की बात याद आती है, चीटर अपनी तलवार से फाइट कर। जिसके बाद याएबा कहता है, तो ठीक है, फिर अगली बार मैं उसे ईमानदारी से हराऊंगा। और फिर छत के ऊपर चढ़कर याएबा कागेतोरा और सोनोसुके के साथ ट्रेनिंग करने लगता है, लेकिन इन दोनों को याएबा बड़े ही आसानी से हरा देता है। और इस ट्रेनिंग में याएबा को थोड़ी कमी फील होती है और जैसे ही पट्टी याएबा की आंख पर गिरती है याएबा को आइडिया आता है और याएबा अपनी आंख को पट्टी से ढक लेता है और कागेतोरा और सोनोसुके को अपने ऊपर अटैक करने के लिए कहता है। और आंख पर पट्टी बंधने के बाद कागेतोरा और सोनोसुके याएबा की धुलाई कर देते हैं, लेकिन याएबा अपनी ट्रेनिंग नहीं रोकता और हर जगह आंख पर पट्टी बांध के ही रहता है। और इस चीज से सयाका काफी इरिटेट होती जा रही है। और फिर जब सयाका नहा रही होती है तो आंख पे पट्टी बांधकर याएबा यहाँ पर भी नंगा होकर आ जाता है और सयाका याएबा के ऊपर चीजें फेंक कर मारती है और बाथरूम के अंदर से बाहर निकाल देती है। और फिर अगले सीन में हम देखते हैं ओनीमारू ट्रेनिंग कर रहा है और ओनीमारू को धीरे धीरे काफी सारे याएबा दिखाई देने लग गए हैं और काफी सारे याएबा मिलकर एक साथ ओनीमारू को काटने लगते हैं। और अचानक ओनीमारू की आंख खुल जाती है और ये बस ओनीमारू का एक बुरा सपना था। और फिर रात में ही ओनीमारू ट्रेनिंग करना शुरू कर देता है और सोचता है, मैं आज तक जितने भी मैच खेला हूँ वो सारे ही जीता हूँ और मैं एक घटिया और आवारा इंसान से कैसे हार सकता हूँ और मुझे और ज्यादा ताकतवर होने की जरूरत है। लेकिन अभी भी ओनीमारू के दिमाग में याएबा ही घूम रहा है और ओनीमारू पूरी ताकत से अपनी तलवार घुमाता है और गलती से अपने घर का ही एक हिस्सा तोड़ देता है। लेकिन वो टूटने के बाद ओनीमारू देखता है कि नीचे
एक बेसमेंट है और ओनीमारू इस बेसमेंट के अंदर चले जाता है और फिर थोड़ा ही आगे चलने के बाद ओनीमारू को काफी सारी मूर्तियां दिखाई देती हैं और सब मूर्तियों के बीच में फूजिन की मूर्ति है और फूजिन को जापान में विंड गॉड के नाम से जाना जाता है और इस जगह पर एक तलवार भी रखी हुई है और ये तलवार कोई नॉर्मल तलवार नहीं है। और ओनीमारू जब इस तलवार को उठाने ही वाला होता है तब अचानक मूर्तियों के अंदर से आवाज आने लगती है, इस तलवार को उठा लो और इस तलवार से तुम तूफान और बवंडर उठा सकते हो और ये तलवार विंड गॉड फूजिन की तलवार है और इस तलवार को उठाने के बाद तुम आज तक के सबसे महान तलवारबाज बन जाओगे। और फिर ओनीमारू कहता है इस तलवार की मदद से मैं याइबा को उसकी हरकतों की सजा दूंगा। और ओनीमारू के इस तलवार को पकड़ते के साथ काफी तेज रोशनी निकलती है और जोर जोर से हवाएं चलने लगती हैं और ओनीमारू भी ट्रांसफॉर्म हो जाता है और एक बहुत ही इविल हंसी हंसता है और यहाँ ये एपिसोड खत्म होता है।